स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यह वीडियो पार्ट सेकंड है। इसके पहले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट बताया था। आप वह वीडियो ज़रूर देखें, तभी आज का यह वीडियो आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन क्रिया। उसके बाद पाचन के 5 चरण को मैंने बताया, जिसमें पहला चरण है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा है भोजन का पाचन, तीसरा है भोजन का अवशोषण, चौथा है भोजन का स्वांगीकरण और पांचवा है भोजन का निष्कासन। 2 चरणों को हमने पढ़ लिया था। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन। भोजन के पाचन के अंतर्गत पाचन तंत्र आता है, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है आहार नाल, दूसरा है सहायक पाचक अंग। आहार नाल के अंतर्गत हमने मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत को पढ़ा। वहीं सहायक पाचक अंग के अंतर्गत हमने जीभ और दांत को पढ़ा। शेष रह गए थे पाचन क्रिया के 3 चरण, तीसरा, चौथा और पांचवा। वहीं सहायक पाचक अंग के अंतर्गत हमने जीभ और दांत को पढ़ा। यहाँ पर यकृत और अग्नाशय शेष रह गए थे। इनको हम इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पाचन क्रिया का तीसरा चरण भोजन का अवशोषण। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक पाचन या भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के डायग्राम को मैंने काफी अच्छे से क्लियर किया था आपको। इसमें मैंने आपको बताया 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, दूसरा है अग्र क्षुद्रांत, तीसरा है क्षुद्रांत। ग्रहणी जिसे डेओडेनम कहते हैं। भोजन का अवशोषण ग्रहणी से ही प्रारंभ होता है। आंत की दीवारों पर छोटे छोटे रोई जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे रंसाकुर कहते हैं, विली कहते हैं। ये रंसाकुर भोजन को अवशोषित करके आंत की सतह को बढ़ाता है, जिससे भोजन आसानी से अवशोषित किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। चौथा चरण है भोजन का स्वांगीकरण। अवशोषित किए हुए खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ईंधन के रूप में फैल जाते हैं तथा कोशिकाओं के द्वारा इन्हें स्वांगीकृत किया जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। 5वां चरण है भोजन का निष्कासन। शरीर में पचे हुए खाद्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिन, इन सबको शरीर से बाहर निकालने के क्रिया को ही हम भोजन का निष्कासन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहायक पाचक ग्रंथियां, जिनमें 2 ग्रंथियां थी। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय। यकृत को हम पढ़ते हैं, जिसे लीवर भी कहा जाता है। यकृत मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 to 2 किग्रा है। साथ ही इसकी लंबाई 16 से 23 सेंटीमीटर लगभग होती है। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत का मुख्य कार्य वसा को जल में घुलनशील करना होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं उपस्थित होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, परंतु यकृत का मुख्य कार्य वसा को जल में घुलनशील करना होता है और इस क्रिया को हम इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। यकृत में ग्लूकोजेन का संचय होता है। इसे इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लूकोजेन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे जब हम चलते हैं, किसी सामान को उठाते हैं, दौड़ते हैं, वहां पर हमें लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें यकृत में इकट्ठा किए हुए इस ग्लूकोजेन के कारण ही मिलता है। यह ग्लूकोजेन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा देता रहता है, जिसके कारण हम किसी भी कार्य को, खेलना, कूदना, ये सभी कार्य काफी आसानी से कर सकते हैं। आप देखे होंगे, जब भी हमें चोट लग जाता है, चोट लगने के कारण हमारे शरीर से खून का बहाव स्टार्ट हो जाता है। इस खून के बहाव को रोकने के लिए हमारे रक्त में उपस्थित 2 प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन यह कार्य करते हैं।
इन प्रोटीन को हम स्कंदनीय प्रोटीन कहते हैं क्योंकि यह रक्त को जमाने का कार्य करते हैं। यह हमारे रक्त में उपस्थित हैं। साथ ही अगर यह हमारे रक्त वाहिनियों में उपस्थित रहें तो हमारे रक्त को वाहिनियों में जमा कर हमारे रक्त के बहाव को रोक सकते हैं, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इस रक्त के बहाव को जमने से रोकने के लिए हमारे रक्त में हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रतिस्कंदनीय प्रोटीन होता है। प्रतिस्कंदनीय से तात्पर्य यह रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है, जिसका निर्माण पित्तरस में होता है। यकृत में विशेष प्रकार की कोशिका, जिसे कुफर कोशिका कहा जाता है, यह पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करना है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है तो वह यकृत के द्वारा इन कुफर कोशिकाओं के माध्यम से बाहर निष्कासित किया जाता है। सपोज किसी व्यक्ति की अगर जहर खाने से मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम के तहत हम यकृत का परीक्षण करके यह पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की जहर खाने से ही मृत्यु हुई है। हमारे यकृत में विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, बिलिरुबिन तथा बिलिबर्डिन। ये बहुत ही हानिकारक वर्णक होते हैं। ये पीले कलर के होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में रक्त के साथ मिलकर पूरे विभिन्न भागों तक फैल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को पीलिया नामक रोग हो जाता है। यकृत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ इसके बहुत से कार्य हैं, जिसको मैंने आप सभी को बताया, और इसे आप दोबारा पुनः एक बार अच्छे से सुनिए, तभी ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि से तात्पर्य है मेरा, यहाँ पर हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है कि हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनमें या तो एंजाइम या तो हार्मोन्स का ही स्रावण होता है, परंतु अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जहां पर इन दोनों चीजों का स्रावण होता रहता है। अग्नाशय में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिकाओं के बीच बीच में द्वीप रूपी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं। इन कोशिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है, जिससे हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। जब इसी इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी होती है तब हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इस इंसुलिन में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे हम जिंक कहते हैं। गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो भोजन के स्वांगीकरण में सहायता करता है। अभी मैंने आपको बताया अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है, जहां पर हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। जब हमने छोटी आंत पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था अग्नाशयी रस। इन अग्नाशयी रस के अंतर्गत 3 एंजाइम आते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये अग्नाशयी रस जो कि एंजाइम थे, और यही मैंने अभी आपको सारे हार्मोन्स के नाम बताए। इस तरीके से अग्नाशयी रस क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, जहां पर हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण होता रहता है। पुनः हम सारे जितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको हम रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे साथ में। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। यही मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं।
दूध में पाया जाने वाला एंजाइम केसीन होता है, जिसका पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है। दूध के मीठे होने का कारण है लैक्टोज। वहीं दूध को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है उसे हम पाश्वीकरण कहते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण या भोजन का पूर्ण पाचन, यह छोटी आंत में ही होता है। हेपेरिन प्रतिस्कंदनीय प्रोटीन है। यह रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। वहीं स्कंदनीय प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में। डियामिनेशन क्रिया किसे कहते हैं? यकृत में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने की क्रिया को हम डियामिनेशन कहते हैं। इमल्सीकरण यकृत में वसा को जल में घुलनशील करने की क्रिया को कहते हैं। वहीं मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, अग्नाशय, पैनक्रियास। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मुख गुहा में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। वहीं वसा और प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट होता है। मैं आशा करती हूँ मैंने आपको पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत जितने भी तथ्य, जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए हैं, वो सभी पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।